हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पे लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का अध्याय 1 से 10 तक। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 1 से लेकर 10 तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसमें आपके लिए ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि इसमें आपको हम ऑब्जेक्टिव बोले तो ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप हर एक प्रश्न देंगे, यानी कि बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी हर एक प्रकार के प्रश्न देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। हर एक वीडियो गारंटी के साथ जो बार बार रिपीट होते हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को ही आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? ऐसा कौन सा होता है जिसमें मेरे प्यारे बच्चों कीट परागण होता है? परागण में कीट परागण होता है, बीजांड में कीट परागण होता है, या भ्रूण कोश में कीट परागण होता है, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो जो कीट परागण होता है वो केवल कीट परागण की प्रोसेस बीजांड में ही होती है। कीट परागण किसमें होता है? केवल बीजांड में ही कीट परागण होता है, याद रखिएगा। जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको सीधा बता देना है कि बीजांड में केवल क्या होता है? कीट परागण होता है। अब परागण भी आ जाता है, तो परागण क्या होता है? तो जो पुंकेसर से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसी को परागण कहते हैं। परागण दो तीन प्रकार से होता है, जैसे कीट परागण होता है, पर परागण होता है, स्वपरागण होता है। तो ये सब जो परागण के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक आवृत बीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? एक आवृत बीजी में कितने परागणों को 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? 400, 100, 200 या फिर 50? तो एक आवृत बीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए जो अर्धसूत्री की आवश्यकता पड़ेगी वो 100 अर्धसूत्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो सीधा बता देना है, एक आवृत बीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी? तो सीधा बता दीजिएगा आप लोग कि 100 अर्धसूत्री विभाजन की केवल मेरे प्यारे बच्चों आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड में पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल भी आपको एक भी छोड़ना नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा आपको अच्छे से करके आना है, ताकि बोर्ड में आपको 95%, जी हाँ 95% लाने से कोई कभी रोक ना सके। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। जो एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर क्या होता है? 7 न्यूक्लीकृत 8 कोष की, या 7 न्यूक्लीकृत 7 कोष की, या 8 न्यूक्लीकृत 7 कोष की, या 8 न्यूक्लीकृत 8 कोष की? तो एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर जो निर्माण करता है वो 8 न्यूक्लीकृत और 7 कोष की का निर्माण करता है। तो एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पे याद रखना 8 न्यूक्लीकृत और 7 कोष की, 8 न्यूक्लीकृत और 7 कोष की का निर्माण करता है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पे बहुविकल्पी हो गया। अब है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। जी हां, अति लघुत्तरीय प्रश्न, और काफी महत्वपूर्ण मेरे प्यारे बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न क्या है? भ्रूणकोश का विकास आवृत बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? जो भ्रूणकोश का विकास होता है वो आवृत बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो भ्रूणकोश का विकास इन पौधों में द्विनिषेचन के साथ त्रिसंयुग्मन द्वितीयक केंद्रक के नर युग्मक के संयुक्त होने से होता है। तो भ्रूणकोश का विकास इन पौधों में कैसे होता है? तो इन पौधों में जो होता है द्विनिषेचन के साथ त्रिसंयुग्मन द्वितीयक केंद्रक के नर युग्मक के संयुक्त होने पर ही हमारा भ्रूणकोश का सदैव निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है जल्दी से देख लीजिए। ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें रुधिर जरायु अपरा पाया जाता है। तो ऐसे दो जंतुओं के कौन कौन से नाम हैं जिसमें रुधिर जरायु अपरा पाई जाती है? तो स्तनधारियों में यूथेरिया समूह के सभी जंतुओं में इसी प्रकार का अपरा पाया जाता है, जैसे मनुष्य तथा सभी चौपाए पशु जैसे गाय भैंस इत्यादि जो होती है, ये सब स्तनधारियों में यूथेरिया समूह के सभी जंतु जितने भी होते हैं उसमें क्या पाई जाती है? आपकी अपरा पाई जाती है। एग्जाम्पल में याद रखना, जैसे कि मनुष्य और सभी चौपाए, चौपाए मतलब जिनके 4 पैर होते हैं, जैसे गाय भैंस इत्यादि जितने भी होते हैं। अब यहाँ मेरे प्यारे बच्चों लघुत्तरी प्रश्न है। जी हाँ, लघुत्तरी प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न है बट ये काफी क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको इसको जरूर से जरूर तैयार करना है और एक भी प्रश्न आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जितना हो सके उसको अच्छे से आपको तैयार करना है। प्रश्न क्या है? ग्राफियन पुटिका फटने के बाद अंडोत्सर्ग हो जाता है और पुटिका का क्या भविष्य होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ग्राफियन जो पुटिका फटती है तो उसके बाद क्या होता है? अंडोत्सर्ग हो जाता है, लेकिन जो पुटिका का क्या फ्यूचर होता है उस समय, उसके बाद उसका भविष्य में क्या होता है? क्या वो बचता है या फिर बेकार हो जाता है? उसकी भविष्य क्या होता है? तो अंडोत्सर्ग के बाद पुटिका की कोशिका केंद्र में जमा हुए रुधिर के थक्के की ओर बढ़कर एक अंतःस्रावी ग्रंथिल संरचना पीत पिंड बना लेती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अंडोत्सर्ग के बाद जो पुटिका की कोशिकाएं केंद्र में जमा हुए रुधिर के थक्के की ओर क्या होती है? बढ़कर एक अंतःस्रावी ग्रंथिल संरचना पीत पिंड क्या करती है? बना लेती है, जो गर्भाविधि पूर्ण होने तक बनी रहती है तथा कुछ हार्मोन्स का क्या करती है? निर्माण करती है और यह निषेचन होने की दशा हार्मोन्स स्रावित करता है, जिससे मासिक धर्म क्या हो? रोका जा सके। ठीक है, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ है तो यह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और इससे पूर्व यह श्वेत पिंड में रूप में धारण हो जाती है। उसमें क्या हो जाती है? बदल जाती है। उसमें क्या होती है? बदल जाती है। तो काफी ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? चलिए अब छोटे छोटे 2-3 प्रश्न देख लेते हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़े को जोड़ता है? जब प्रतिकृति होती है तो उसके दौरान ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो डीएनए के कटे हुए भाग को जोड़ता है? तो जो जोड़ने का काम करता है वो लाइगेज होता है। लाइगेज एक ऐसा होता है जो कि प्रतिकृति के दौरान यह डीएनए को जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न है, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है? तो चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का जो किण्वन होता है किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है? तो चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। तो चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है? आपको बता देना है कि चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो प्राथमिक उपचार के दौरान जैव ऑक्सीजन मांग उच्च रहती है, जबकि द्वितीयक उपचार के दौरान जो होती है बीओडी यानी कि ऑक्सीजन मांग क्या होती है? बहुत ही कम रहती है। जो जैव ऑक्सीजन मांग होती है द्वितीयक उपचार के दौरान कम होती है, लेकिन प्राथमिक उपचार के दौरान बहुत ही अधिक होती है। तो ये अध्याय 1 से लेके आपके 10 तक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, जितने भी है वीडियोस सभी को आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना है बोर्ड एग्जाम देने के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।